नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा। आज हम जो व्याख्यानों की श्रृंखला बढ़ा रहे हैं उसमें बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम राजस्थान के इतिहास में महाराणा कुंभा से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। इसमें 3 व्याख्यान मैंने आपको पहले दे दिए। पहला व्याख्यान था राजघराने की वंशावली, कौन कौन से प्रमुख शासक हुए और उनके शासनकाल क्या रहे। दूसरा जो किया व्याख्यान उसमें कुंभा की प्रारंभिक स्थितियाँ, कुंभा के द्वारा कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की गई, प्रारंभिक स्थिति उसकी कैसी थी, उसका व्यक्तित्व कैसा था, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। तीसरा जो व्याख्यान था उसमें प्रारंभिक रूप में जो कुंभा को छत विछत राज्य मिला था उसको उसने कैसे संगठित किया, प्रारंभिक विजय की। अब इसका चौथा व अंतिम जो इस पाठ्यक्रम का व्याख्यान है कि कुंभा के 2 महत्वपूर्ण संघर्ष हुए और वो संघर्ष किस किस के साथ थे, मालवा व गुजरात के साथ। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे कुंभा और मालवा। देखिए, कुंभा और मालवा के बीच में सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं संघर्ष के मूलभूत कारण क्या रहे। तो पहला, दुर्बल दिल्ली। इस समय दिल्ली जो कि केंद्रीय सत्ता का प्रमुख केंद्र था वह बहुत ही निम्न स्तर पर था। वहाँ के शासक बिल्कुल ही सामान्य स्थिति में आ चुके थे, उनके अंकुश लगभग खत्म हो चुके थे। तो ऐसी स्थिति में मालवा जो था वह भी शक्ति संपन्न था और मेवाड़ का क्षेत्र भी शक्ति संपन्न था, और दोनों शासक जो थे वह प्रतिभा संपन्न थे और दोनों शासक विस्तारवादी नीति के पोषक थे। और इनकी जो सरहदें हैं वो लगातार आपस में टकराती थी, जिसके कारण दुर्बल दिल्ली जो था, दिल्ली का शासक दुर्बल जो था, वह किसी भी प्रकार से उनको रोकने में, समझाने में, अंकुर रखने में किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं। दूसरा, महमूद की नीति। महमूद विस्तारवादी नीति का पोषक था, और जैसे कि अपन ने चर्चा करी कि जब मोगल का अंतिम समय आया और मोगल कमज़ोर स्थिति में था तो उसने जहाजपुर, मांडलगढ़, बदनौर ये सारे के सारे क्षेत्र अपने अधीन कर लिए थे, और उसके क्षेत्रीय जितने भी शासक थे उनको भी स्वायत्तता प्रदान करने में उसके द्वारा सहयोग दिया गया था। ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य संघर्ष असंभावी था। महपा, पवार, चूड़ा एवं क्षेमकरण, ये कुछ ऐसे किरदार थे इस संघर्ष के अंदर जो कि तत्कालीन समय कुंभा के क्षेत्र से मालवा में चले गए थे और मालवा के सुल्तान के द्वारा इन्हें अपने यहाँ शरण दे दी गई थी। वहीं पर कुंभा के द्वारा भी उमर खां को शरण दी गई थी। जब ये आपस में एक दूसरे के विरोधियों को शरण दी गई तो उससे दोनों में संघर्ष असंभावी हो गया और संघर्ष की स्थिति निश्चित हो गई। क्षेमकरण उसका सगा छोटा भाई था, राव चूड़ा उसके ताऊ थे। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष की स्थितियां बन गई। चौथा जो इसकी चर्चा अपन ने करी, विस्तारवादी नीति। दोनों ही शासक विस्तारवादी नीति के पोषक थे, अपने राज्य साम्राज्य को बड़े से बड़ा करना चाहते थे और दोनों की ही सरहदें आपस में टकराती थी। तो ऐसे में युद्ध असंभावी था, संघर्ष असंभावी था। अजमेर का प्रश्न। अजमेर का जो क्षेत्र था इसका पट्टा करमचंद पवार के नाम लिखा हुआ था। कुंभा इसे अपने अधीन मानता था और इस पर मालवा के सुल्तान के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। ऐसी स्थिति में यह भी एक संघर्ष का मुख्य कारण बना। कुंभा के द्वारा उसका विरोध किया गया और उसे इस बात के लिए स्वीकार करने पर मजबूर किया गया कि यह क्षेत्र मेवाड़ का क्षेत्र है, यहाँ पर हस्तक्षेप करना पूरी तरह से वर्जित है। और छठा, गुजरात व मालवा की संधि। जब देखिए नागौर का प्रश्न आया तब भी गुजरात ने बीच में उसमें इंटरवीन किया। गुजरात के द्वारा शम्स खां को पूरी सहायता प्रदान करने की बात की गई और इस समय गुजरात व मालवा के द्वारा 1451 ईस्वी में चंपानेर की संधि हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में भी संघर्ष जो था वह असंभावी बन गया और दोनों शक्तियों को एक साथ भी उसको सामना करना पड़ा था 1457 ईस्वी में। तो ये मूलभूत कारण थे जिनसे मालवा व मेवाड़ के बीच में संघर्ष स्थापित हुआ या कुंभा को मालवा के साथ में संघर्ष करना पड़ा। ये मुख्यतया जो कारण थे वह ये मुख्य कारण थे। अब देखिए अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कुंभा ने जब उमर खां की सहायता की तो 1435 ईस्वी में सारंगपुर के पास युद्ध हुआ और उसमें यह उमर खां मारा भी गया। उस समय जो था
कुंभा का शासन प्रारंभ ही हुआ था, वह इतनी मजबूत स्थिति में नहीं था, तो उसके द्वारा वहाँ पर महमूद के द्वारा मंदसौर, मांडलगर, गागरोन, अजमेर, बदनौर आदि को जीत लिया गया और इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अधिकार स्थापित कर लेने के कारण कुंभा जैसे ही सत्तासीन हुआ और 1437-38 ईस्वी तक आते आते उसने उस सारे क्षेत्रों को फिर से विजित कर लिया और जीत करके इनके द्वारा यहीं पर नहीं 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में उसने महमूद को पराजित किया और महमूद की जो राजधानी थी यानी मालवा की जो राजधानी थी मांडू, वहाँ तक उसका पीछा करके उसे पकड़ करके कैद भी कर लिया और कहा जाता है कि 6 महीने तक उसको कैद भी रखा गया। और उसकी उस मालवा विजय के अवसर पर विष्णु को समर्पित करते हुए कीर्ति स्तंभ की स्थापना भी की गई थी, जो कि आज भी चित्तौड़गढ़ के किले में पूरी तरह स्थापित है। और इस समय यह बात एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में या ऐतिहासिक विश्लेषक के रूप में अद्भुत लगती है कुंभा की कि उसने बिना किसी शर्त के महमूद को छोड़ भी दिया था। तो ये लगातार कुंभा और मालवा के साथ में जो संघर्ष हुए, उनकी स्थितियां रही, आपसी वैमनस्य की स्थितियां रही और मालवा के सुल्तान के द्वारा गुजरात के साथ संपर्क किए गए और उसी का परिणाम हुआ कि 1457 ईस्वी में कुंभा को दोनों की संयुक्त सेनाओं के साथ में भी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन इन संघर्षों में हमेशा विजयश्री कुंभा की हुई और कुंभा ने मालवा के सुल्तान को हमेशा ही पराजित किया। कभी भी कुंभा की पराजय का कहीं भी लेख नहीं मिलता है। मालवा और कुंभा में कुंभा की विजयश्री नजर आती है। उसने उसके क्षेत्रों को भी हस्तगत किया, अपने राज्य को भी बढ़ाया और अपने राज्य को सशक्त भी किया। अब उसका संघर्ष आता है कुंभा व गुजरात। देखिए, गुजरात जो था वह दिल्ली का एक सूबा था और दिल्ली का सूबा होने के कारण धीरे धीरे वह स्वतंत्र स्थिति में आया और स्वतंत्र स्थिति में आकर के यहाँ का पहला बड़ा शासक था अहमद शाह, जिसके नाम से ही अहमदाबाद शहर का नाम पड़ा। उसका शासनकाल था 1411 से 1442 ईस्वी। उसके बाद में मोहम्मद शाह सत्तासीन हुआ, जिसका कार्यकाल रहा 1442 से 1451 ईस्वी। उसके बाद में कुतुबुद्दीन अहमद और दाऊद, ये दो संयुक्त शासक रहे, इनका काल रहा 1451 से 1458 ईस्वी। उसके बाद में गुजरात का सबसे मजबूत शासक आया सत्ता में, वह था अब्दुल फतेह खान, जिसे इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है, जो 1458 से 1511 ईस्वी के बीच उसके द्वारा शासन किया गया गुजरात पर और गुजरात को सबसे शक्तिशाली सूबे के रूप में उसके द्वारा स्थापित कर दिया गया था। अब गुजरात के साथ उनके संघर्ष के क्या कारण रहे? पहला, नागौर के प्रश्न को लेकर अपन ने जब यहाँ पर पहले नागौर की चर्चा करी थी तो उस समय देखा था कि कुंभा के साथ सीधा संघर्ष उसका क्यों बना कि फिरोज खां जो था उसके दो पुत्र थे, शम्स खां और मुजाहिद खां। तो शम्स खां का सीधा साथ दिया गया गुजरात के सुल्तान के द्वारा और मुजाहिद खां को पूरा का पूरा प्रश्रय दिया गया कुंभा के द्वारा। जब ये दोनों शक्तियाँ इस क्षेत्र में आपसी संघर्ष में मिल गई थी तो उस समय पहला संघर्ष गुजरात के साथ में इनका प्रारंभ हो गया था और जिसमें विजयश्री कुंभा को मिली थी और कुंभा ने 1458 ईस्वी में जाकर के इसको पराजित करते हुए पूरे राज्य को अपने अधीन समाहित कर लिया था। दूसरा है मालवा व गुजरात की संधि के बाद। देखिए, जब दोनों शक्तियों को लगने लगा कि कुंभा को अकेले पराजित करना मुश्किल है तो उनके द्वारा 1451 ईस्वी में चंपानेर की संधि कर ली गई और इस चंपानेर की संधि के अंदर उनके द्वारा जितने भी तत्कालीन समय मेवाड़ के क्षेत्र थे उनको आपस में बांटने का हिस्सा भी उनके द्वारा कर लिया गया। वह कौन कौन सा था? मालवा के द्वारा अजमेर, मेवाड़ व मालवा के आसपास का जो भूभाग था वह मालवा को प्राप्त होगा, यह इस संधि में समाहित किया गया। और दूसरा, आबू तथा पश्चिमी मेवाड़ गुजरात को मिलना तय हुआ। लेकिन यहीं पर अपन एक समीक्षा देखते हैं कि तत्कालीन समय जब इनके मध्य यह संधि हुई तो प्रसिद्ध इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि चंपानेर की संधि में दोनों सुल्तानों को एक दूसरे पर अविश्वास था। जो क्षेत्रों के विभाजन की प्रक्रिया की बात की गई उसके अंदर ही दोनों समाहित नहीं थे। ऐसे में जब दोनों की संयुक्त सेना का इसको सामना करना पड़ा तो कहा जाता है कि कुंभा के द्वारा, क्योंकि वह जानता था कि गुजरात के सुल्तानों की प्रवृत्ति कैसी है, उनको उसके द्वारा धन धान्य देकर वापस लौटा दिया गया और उसी समय
मालवा के सुल्तान पर आक्रमण कर दिया गया और उसे फिर से उसके द्वारा पराजित किया गया। तो यह कुंभा की रणनीति थी, कुंभा का रण चातुर्य था, जिसने परिस्थितियों को अपने पक्ष में करते हुए दोनों की संयुक्त सेनाओं को विभाजित किया और एक को नीति से और दूसरे को युद्ध के माध्यम से पराजित करके फिर से अपनी स्थितियां जो थी वह मजबूत स्थिति में रखी और अपने क्षेत्र को समाहित रखा। तीसरा, अब्दुल फतेह खां, जिसे इतिहास में महमूद बेगड़ा की कहा जाता है, उसकी विस्तारवादी नीति। जैसे ही गुजरात के क्षेत्र में महमूद बेगड़ा सत्तासीन हुआ, उसने अपने राज्य को विस्तारित करने का कार्य प्रारंभ किया। जैसा कि मैंने बताया कि ये दिल्ली का सूबा था और दिल्ली में तत्कालीन समय नुसरत खां शासक था। उसके काल में इसका धीरे धीरे स्वतंत्र स्थिति में आया। स्वतंत्र स्थिति में आकर यह मजबूत होता हुआ चला गया और मजबूत होते होते इस समय जब फतेह खां शासक बना, महमूद बेगड़ा जिसे कहा जाता है, उसने अपने राज्य को विस्तारित करना प्रारंभ कर दिया। और अपने राज्य को विस्तारित करते करते, क्योंकि वह शक्ति संपन्न भी था, शक्ति सामर्थ्य भी था, आर्थिक रूप से भी समृद्ध था, तो उसने इन क्षेत्रों में भी अपना हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और इन क्षेत्रों में भी अपनी मौजूदगी वहाँ पर उसके द्वारा बना दी गई। तो यह जो विस्तारवादी नीति थी, यह भी इसका मूलभूत कारण रही, जो कि संघर्ष के लिए अब संभावी बनी। तो ये दो पक्ष अपन ने थे जिसकी अपन ने चर्चा करी कि कुंभा ने मालवा के साथ किस प्रकार की नीति करी, कुंभा ने गुजरात के साथ कैसी नीति करी, और इसमें सबसे स्मरणीय बात यह है कि कुंभा जो है कभी भी पराजित नहीं हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि जब दोनों की संयुक्त सेना ने उसके ऊपर आक्रमण किया तो वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वह उसकी रणनीति, युद्ध कौशल और उसकी असीम प्रतिभा के लक्षण यहाँ पर दिखते हैं, उसके विराट व्यक्तित्व के लक्षण यहाँ पर दिखते हैं कि उसने एक को धन देकर यानी नीति से पराजित किया, दूसरे को युद्ध के क्षेत्र में ला करके उसने पराजित किया। तो ये कुछ मूलभूत विचार तंत्र थे जिनके माध्यम से कुंभा ने अपने समय में मेवाड़ को हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजघरानों में से एक बना दिया था। एक बहुत बड़े भूभाग पर उसका राज्य स्थापित हो गया था और इन्हीं आधार पर कहा जाता है, क्योंकि कुंभा से पहले महाराणा शब्द भी देखने को नहीं मिलता है, महाराणा कुंभा के साथ ही देखने को मिलता है, उससे पहले तक राणा शब्द देखने को मिलता है। तो कुंभा वास्तव में महाराणा था, एक दिग्विजयी शासक था। इसी के साथ में उसने तत्कालीन समय केवल यही नहीं, सांस्कृतिक धरोहरों को भी उसने सजाया, उसके द्वारा पूरा निर्माण कार्य भी करवाया गया। यानी कि कुंभा एक नैसर्गिक प्रतिभाशाली शासक था जिसने न केवल एक क्षेत्र में विजित किया अपितु उसने सभी क्षेत्रों में अपने आप को प्रदर्शित किया, चाहे वह वास्तु के क्षेत्र रहे हों, चाहे वह काव्य शास्त्र के क्षेत्र रहे हों, चाहे उसके युद्ध कौशल तो उसका मतलब बिना किसी शब्दों के समाहित ही था। जब ये सारी परिस्थितियां रही तो कुंभा के उपलब्धियों और व्यक्तित्व की जब अपन चर्चा करते हैं तो वह अपने आप में मध्यकाल के महान शासकों में से एक समाहित होता है। धन्यवाद।